हमारे बीच में चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिनको रावण के नाम से भी जाना जाता है। हमारे मंच पर आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आप सदन में थे और कीमती समय निकाला आपने। तो पहला सवाल चंद्रशेखर जी आपसे यही कि आपने कमज़ोर तबकों की राजनीति के लिए सियासत शुरू किया था, क्या सांसद बनने के बाद बहुत कुछ बदल गया? जिस जगह से चले थे, क्या उस कारवां को आगे बढ़ा पाए आप? जिम्मेदारी बढ़ गई है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि चाहे नींद मेरी कम हो जाए, लेकिन जो काम अधूरा है उसको पूरा करने में मेरा योगदान पूरा। अभी जो हम करना चाहते हैं वो शुरू ही हुआ है। जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ा, वहां से काशीराम साहब ने पकड़ा। जहां से काशीराम साहब ने छोड़ा, माननीय बहन जी ने पकड़ा। और जहां बहन जी ने छोड़ दिया, वहां से हमने पकड़ लिया और उसको अब हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। हमारे महान पुरुषों का अधूरा सपना पूरा होना चाहिए। आप कह रहे थे कि आपकी नींद नहीं पूरी हुई, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई है, जिसमें एक बसपा सुप्रीमो मायावती भी हैं। उनको ये लगता है कि जो दलित समाज का वोट बैंक है, जो उनके साथ था, वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आ गया, यानी भीम आर्मी के साथ आ गया। वो बहुत डरी सी लग रही। जब भी कहीं आप जाते हैं तो उनका ट्वीट जरूर आ जाता है। देखिए, आपने कभी डरी भी नहीं? ये कह के आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कभी डरने वाली नेता नहीं। वो हमारी आदरणीय है, हम उनका सम्मान करते हैं, परिवार की बड़ी हैं। उनके जैसा मजबूत नेता अभी भी भारतीय राजनीति में नहीं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उस हाशिए से उठ के आना, पहले तो ग्रामीण पृष्ठभूमि, फिर महिला और महिलाओं में भी वंचित तबके की महिला होने के बाद 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का चीफ मिनिस्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। तो वो बड़ी हैं और आशीर्वाद देने कई तरीके होते हैं, वो सबको समझ नहीं आते। लेकिन उन्हीं के भतीजे हैं आकाश आनंद। वो जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने आपको लेकर कहा कि छुटभैया नेता आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब लोकतंत्र में जो हमारा संविधान है वो बहुत आज़ादी देता है सभी को। कोई कुछ भी कह सकता है, आप भी कुछ भी कह सकते हैं, सड़क चलता आदमी भी कोई कुछ कह सकता है। हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। हमारा पूरा, आपको महाभारत याद है ना? अर्जुन का ध्यान कहाँ था? मछली की आंख पे। और हमारा ध्यान है उस अधूरे काम पे जो जिस रिफॉर्म की आज जरूरत है, उस पर हम प्रयास भी कर रहे हैं। जब हम उस पर प्रयास कर रहे हैं, वो सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस देश में जैसी विविधता है उसको समझना आसान काम नहीं। मैंने BA MA कर ली, BTech MTech कर लिया, MBA MCA कर लिया, PhD कर ली, तो ऐसा नहीं कि मैं देश को समझता हूँ। देश अनेक जाति धर्मों से, बोली भाषाओं से, खान पान से मिलकर बना है। और अभी भी देश में, देश के प्रधानमंत्री जी 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे के जिंदगी गुजर करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि अभी देश में क्या हालात है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर लोग अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं और अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और सर पे अच्छी छत की व्यवस्था नहीं है, तो देखिए कितने रिफॉर्म होने बाकी। इसी कड़ी में मैंने परसों जो है संसद में एक निजी विधेयक जो है, गैर सरकारी विधेयक पेश किया है कि सरकारी नौकरियां लगभग खत्म कर दी है सरकार ने। निजीकरण, लेटरल एंट्री, संविदा, NFS, पता नहीं क्या क्या करके निकालने की तैयारी की है। आने वाले कल में कोई सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो मगर जो हादसे पे तबका, उसको कैसे खड़ा करोगे? जिसको अवसर नहीं था, जिसको मौका नहीं मिला। जैसे हमें मौका नहीं मिलता तो हम कैसे दिखा पाते हैं? यही बात तो हम कह रहे हैं कि जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सियासत शुरू की थी, क्या उनको आगे ले जाने के लिए आपने क्या फ्यूचर बनाया? आपकी पार्टी का क्या फ्यूचर? आपने जो सोचकर सियासत में कदम रखा था, वो कहां पर है आप? हमें तो व्यवस्था इधर ले आई। हम तो वकील हैं और भी हमारे वकील साथी यहाँ बैठे हैं, और हमारा काम है, हम न्याय के बीच की कड़ी। जब कोई पीड़ित उम्मीद करता है कि हमको न्याय मिले, तो वो सीधा जज साहब के पास नहीं रखता। हम लोग कोशिश करते हैं कि न्याय मिले। आज भी हम वही कड़ी। तो जिनको अधिकार नहीं मिला है, उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। आज हमने पार्लियामेंट में बोला, और SC ST OBC के लोगों को रिफॉर्म के तौर पे अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को अवसर मिले। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग भी जानते हैं।
और अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं आज के जो महान क्रिकेटर हमारे जो क्रिकेट खेल रहे हैं शायद उनमें से कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता, बहुत अच्छा खेल कर दिखाता, लेकिन अवसर ही नहीं है। गांव की प्रतिभा का कहाँ सम्मान है? पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पहचान चाहिए, जब ये जिस पर नहीं होगी वो कैसे आएगा? तो ये तो अच्छा है कि लोकतंत्र में अवसर है, वोट से जो है चयन होता है, तो हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वोट से चयन नहीं होता, धन से चयन होता तो हम कहाँ से आ जाते? लेकिन सियासत के पिच पे तो आप हिट हो गए, नगीना से लड़े, जीते भी। लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा कि अखिलेश यादव से आपकी बात नहीं बन पाई, आपकी एक मुलाकात भी लखनऊ में हुई थी, क्या ऐसा हुआ कि आपको अकेले लड़ना पड़ा? देखिए ऐसा है, अभी आपके यहीं से गए, वो पार्लियामेंट में हमें मिलते रहते हैं, और अभी वो कल उनका बड़ा आलोचना हुई। हम तो आलोचना करते नहीं कि वो पीडीए का नारा दिए और उनको माता प्रसाद जी को बना दिए। हम तो उनको ये कहेंगे, हमारा सुझाव है, बाकी तो उनको करना है, कि 2027 का चीफ मिनिस्टर का दावेदार भी उनको माता प्रसाद पांडे जी को बना देना चाहिए। अब वो यहाँ है तो अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? 29 तक, अरे 29 तक यहाँ है भाई, तो 27 के लिए उनको बना देना चाहिए दावेदार उनको। वो सबके बारे में सोचना चाहिए। और बाकी दलित पिछड़ों के लिए हम हैं ही, दलित पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, जैन सिख बौद्ध ईसाइयों के लिए हम हैं। तो बात नहीं बनी, ठीक है, उनकी इच्छा है, अब ताली एक हाथ से नहीं बजती, उनकी इच्छा नहीं थी तो नहीं हुआ समझौता। अब दोबारा हम भी ये तय कर लिए कि अब हम 10 सीटें उपचुनाव की आ रही हैं, अपने दम पे लड़ेंगे। अभी 2 सीटों पे हम होकर हम छुट्टी नहीं रखते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी थी तो हम घर नहीं गए। हम एक दिन गए इलाहाबाद फूलपुर में, और एक दिन गए मजवा मिर्जापुर में, और करके रात को 2:30 बजे हम पहुंचे थे और सुबह 10:30 बजे सदन में थे। हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदार से कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसको मजबूत मान रहे हैं आप, राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को? चंद्रशेखर आजाद आप देखो तो सही, हरा दिए। देखो भाई, एनडीए अलायंस को भी हरा दिए, और इंडिया अलायंस वालों की जमानत जब्त करा दी, और एक और राष्ट्रीय पार्टी थी उसको 1% वोट मिला। अब हमसे मजबूत अब नहीं लड़े ना, सब सीटें लड़ते तब आपको पता लगता है कौन मजबूत। चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं आप ना, सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं यूपी में। हमने 24 में छोड़ दिया कि चलो आप लोग लड़ो, कल ये मत कहना कि आपकी वजह से हार गए। लेकिन अब आप मजबूती देखना वोट के आधार पे। हमारी नई पार्टी है, झंडा आप लोग को तो घर तक अब पहुंचा, निशान अब तो घर तक पहुंचा, अभी और बहुत कुछ। अभी तो हमारी पॉलिसियां जा रही है, तो आप देखना जब 10 सीटों का रिजल्ट आएगा उस दिन आप बताना कि कौन मजबूत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उतनी ताकत देती है जिसमें आदमी का दिमाग खराब ना हो। और हमारा दिमाग खराब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश में आप सबसे मजबूत हैं, देश में किसको मजबूत मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? जनता को। देश में देश की महान जनता मजबूत है। किसी को भी अहंकार होता है तो अहंकार ठीक कर देते जैसे देश में कोई हो, चाहे आप देखो सत्ता के लोगों को अहंकार था। अच्छा मेरा सवाल ये, 400 पार क्यों चाहती थी बीजेपी, बताओ? करोगे क्या 400 पार लेके? सरकार तो बन रही है आपकी 200 पौने 300 के करीब जाके 272-74 में बन जा रही है। तो आप 400 पार लेके क्या करना चाहते? तो सर जनता ने कहा कि अच्छा अब घमंड आ गया तो चलो आपका घमंड तोड़ देते। बहुत करीब से बचे हैं सर। लेकिन तो बीजेपी कहती कि आप लोगों ने भ्रम फैला दिया, संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसलिए उनकी सीटें कम हुई। देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? कोई भ्रम फैला देगा और वो बेवकूफ बन जाएंगे? मेहनत करके कमाते हैं भाई, बेवकूफ नहीं है कोई भी, सब समझदार है, सोचते हैं, तोलते हैं। वोट ऐसी चीज है, देखो गरीब जैसे कोई आदमी जाएगा मांगने के लिए, हाथ फैला के कहेगा भाई रोटी दे देगी जनता, पैसा कहोगे पैसा भी दे देगी, कपड़े कहो कपड़े दे देगी, और कुछ जगह कहोगे रहने के लिए वो भी दे देंगे। वोट नहीं देगी किसी गरीब आदमी को, वोट बहुत सोच समझ के देती है जनता। तो इसलिए मैंने कहा आपको, इनको घमंड हुआ, इनका तोड़ दिया, किसी और को घमंड होगा उनका तोड़ दिया, पहले भी टूटा है देखो। लेकिन अखिलेश यादव देखिए आजकल बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी सीटें जीत कर आए, सदन में भी देखिए आप कह रहे हैं कि सबसे मजबूत आप हैं, और 2027 का जब चुनाव होगा तो आप कहाँ होंगे और अखिलेश यादव कहाँ होंगे? क्योंकि बात तो आप दोनों के बीच बनी नहीं। हम तो उत्तर प्रदेश में ही होंगे, हम उत्तर प्रदेश छोड़ के कहाँ जा रहे हैं भाई? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सहारनपुर के से में पैदा हुए हैं, पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई है, फिर बाकी पढ़ाई देहरादून में हुई है। तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे या देश के किसी कोने में रहेंगे? अब चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में रहेंगे, उसके बाद झारखंड में रहेंगे, महाराष्ट्र में, सब जगह संगठन है भीम आर्मी का, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। राजनीति में कोई एकदम आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जनता में जन समर्थन पैदा होता है। अब जितना हम लड़े, अब देखो आज हम वहाँ पहुँच गए थे लेकिन पुलिस के लोग रोक लिए, वो जो बच्चे जो है 3 मर गए। अब देखा वो बनने तो आए थे IAS IPS, क्या बने? लाशें बन के गए घर में। अब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं माँ बाप, है माफियागिरी चल रही है, कहीं भी कुछ भी कर दो, लीगल जो है सबको छूट मिली हुई है।
कि कहीं जो है कहीं कोचिंग सेंटर खुलवा दो, कहीं उसमें जो है कोई लाइसेंस ना हो, कुछ भी ना हो, तो कौन पूछ रहा है? लेकिन संजय सिंह आए थे सुबह हमारे इंडिया न्यूज के मंच पे, वो कह रहे थे कि हमें लेगेसी में मिला है, 20 साल पहले से चला आ रहा है। अब मैंने ये थोड़ा ही कहा कि संजय सिंह की गलती है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो लोग, सरकार उन्हीं की है ना। अब उनकी है तो उनसे पूछो कि उनकी आंख के नीचे सब चीजें हो रही है, तो आप ये पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर इतना भी ध्यान नहीं है तो फिर क्या फायदा उनका सत्ता में होने का। और फिर सच ये है, हमारी लड़ाई तो सत्ता से ही है, क्योंकि सत्ता में बैठ के कोई काम नहीं करेगा तो हम तो सवाल पूछेंगे। और इसलिए पूछेंगे कि आप कहते हो उत्तर, ये दिल्ली वाले कहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं अगर किसी की भी को भी नुकसान होता है जो कर्मचारी, लेकिन सफाई कर्मचारी मरता है कुछ नहीं देते। ये विकसित भारत है। आप देखो 5वीं अर्थव्यवस्था है, आज भी गटर में उतरते हैं हमारे लोग, सर पे मैला उठाया जाता है, आज भी माओ को इस गंदगी में हाथ डालना पड़ता है। ये है विकसित भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था। सोचो अगर हम 10वीं 12वीं होते तो क्या होता। तो मेरा ये कहना है कि गरीब वर्ग के बारे में सरकारें सोच नहीं रही हैं। पूंजीपतियों का बड़ा पैसा माफ कर दे, 16 लाख करोड़ रुपए, तो गरीबों के लिए भी पैसा पहुंचाओ, योजना बनाओ। गैस सिलेंडर के दाम देखो कहाँ है, पेट्रोल डीजल के दाम देखो कहाँ है, बिजली देखो के दाम कहाँ है। तो उस पर तो कोई जब सवाल करता नहीं, मीडिया भी उस पर डिबेट कम करती है। और मैं इंडिया न्यूज वालों कहूंगा कि वो क्या करे, क्योंकि देश का नौजवान, देश की महिलाएं, किसान, मजदूर सब लोग देख रहे हैं कि हमारा मुद्दा कौन उठा रहा है, और वो उसी तरह